Hello, my dear young ones. Welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So today it's the last video for molecular biology series, and today we are going to cover operon, lac operon, and tryptophan operon. After this lecture, we'll be having a practice session of all the PYQs of IIT JAM and GATE especially. One or two will be from, or few will be from CSIR NET also. Now let's focus on today's lecture. So operon. Firstly, let's start with yesterday's questions that I've posted. So first question was, it's matching time. You have to match all the DNA repairs with their enzymes or used. उसमें क्या एंजाइम या किस प्रोटीन या किस चीज का यूज किया जाता है वो आपको मैचिंग करना है. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं. नाउ मिसमैच रिपेयर, मिसमैच म्यूटेल एस याद रख सकते हैं आप, एम एम mismatch mutel mutes mutate p ka 4. Okay, this is eliminated. Let's see what is going to happen. Then base excision repair, BER में हमने पढ़ा था, BER में जो मेन यूज होता है दैट इज ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. ठीक है, क्यू का 1. नाउ NER एंड डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रेक ए प्रोटीन की एक्टिवेशन होती है और वो बाद में पोल फॉर्म करता है और वो पोल जाके काम करता है. तो रेक इज रिलेटेड टू डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, एस का 3, एंड NER का UVR ABC. Got it? This is the answer. Next question is, which one of the following DNA repair system requires DNA glycosylase? Almost same question जो अभी हमने last slide में किया है. It's BCR, base excision repair. Now coming on to today's topic, तो सबसे पहले लैक्टोज मैटर ही क्यों करता है, हमें पढ़ना ही क्यों है लैक्टोपेरा. सबसे पहले एनर्जी के लिए, बिकॉज लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है. लैक्टोज में क्या होगा, एक तो ग्लूकोज होगा, एक इसमें क्या होगा, गैलेक्टोज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी गैलेक्टोज आई सपोज. ओके, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, तो एनर्जी के लिए, बिकॉज हमें लैक्टोज को ब्रेक करना पड़ेगा ग्लूकोज में. अब यहाँ पे एक डायोक्सिक कर्व भी आएगा आगे, जिसमें कि ग्लूकोज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. अगर मीडियम में ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक ओपरॉन स्लो हो जाएगा, तो वो भी अभी हम आगे देखेंगे. सो एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, वी वांट एनर्जी. क्लासिक मॉडल है लैक ओपरॉन, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का पार्ट है ना. लैक ओपरॉन में जो इंजाइम्स का यूज, जीन्स जो इंजाइम्स बनती है जिनसे एमआरएनए के फॉर्मेशन होती है. अब ये तो हम सबको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए वो कैसा होता है, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, राइट. जबकि यूकैरियोट्स का अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होता है, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक. बट प्रोकैरियोट्स का इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक ही एमआरएनए से मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. आरएनए के, एमआरएनए के इस पार्ट से लैक्सी जीन, इस पार्ट पे लैक वाई जीन और इस पार्ट पे लैक ए जीन, तीनों अलग अलग अपने प्रोटीन बना लेंगे. सो ये होता है प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का केस. होता क्या है, लैक्सी, लैक्सी क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए इनकोड करता है. अब इसके मेनली दो काम होते हैं. क्या, एक तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, दूसरा लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है. इट इज इंपॉर्टेंट हियर, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है वाया ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन. बिकॉज ये पूछा जाता है कि इंड्यूसर कौन है. सो इंड्यूसर कभी कभी हम
जल्दी में लैक्टोज लगा के आ जाते हैं, बट एक्चुअली लैक्टोज इज नॉट द इंड्यूसर। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट करता है एलोलेक्टोज में। एलोलेक्टोज इज द इंड्यूसर हियर। एलोलेक्टोज है जो इंड्यूस करेगा उपवास को। ठीक है। नाउ लैक वाई परमिएस के लिए इनकोड करता है, वी ऑल नो दिस। अब ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है रिस्पॉन्सिबल होता है लैक्टोज को सेल के अंदर लाने के लिए। और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए इनकोड करता है, जो केमिकली मॉडिफाई करेगा लैक्टोज को और फर्दर मेटाबोलाइज करेगा प्रोसेस। इसका मेन ज्यादा फंक्शन देखा नहीं जाता है, जस्ट इतना है कि बीटा गैलेक्टोसाइड पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। और भी कुछ फंक्शंस है जो अभी के लिए ज्यादा नहीं देखे जाते। नाउ रेगुलेटरी एलिमेंट्स, टॉकिंग अबाउट रेगुलेटरी एलिमेंट्स हियर। रेगुलेटरी एलिमेंट्स तो सबसे पहला आ जाता है प्रमोटर। बट ये क्या है, आरएनए पोल यहाँ पे आके बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कराता है। ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे आके रिप्रेसर की बाइंडिंग होती है और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाता है। कैंप साइट स्ट्रीम एक्टिवेटर साइट है, प्रमोटर के ऑपरेटर के स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस करने का काम करती है जब ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो। क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो कैंप का जो कॉम्प्लेक्स है उसका लेवल गिर जाएगा, और अगर इसका लेवल गिर जाएगा तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का लेवल भी लो हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल। नाउ रिप्रेसर प्रोटीन। सो लैक आई जीन क्या है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होता है, वो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन दिखाता है। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके आसपास है नहीं है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। वो हमेशा ही एक्सप्रेस करेगा, कंटिन्यूअसली रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अभी डिफॉल्ट कंडीशंस में तो क्या होगा, वो रिप्रेसर जो है वो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से, और बाइंड करते ही वो आरएनए पोल को ब्लॉक करेगा, तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्राइब नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा वो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स में इन गेट इन सीएसआईआर नेट, वो पूछते हैं इसका इंड्यूसर कौन है। एलोलैक्टोज तो है, बट ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर कौन है, लाइक इफ ऐसे आर्टिफिशियल इंड्यूसर, उसके जैसा दिखने वाला जो बिना खुद के मेटाबोलाइज हुए इन्हें इंड्यूस कराते, वो खुद मेटाबोलाइज ना हो कि भाई मैं तो कम नहीं होऊंगा बट हाँ मैं काम कर दूंगा। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूस इंड्यूसर होता है इसका आईपीपीजी। फुल फॉर्म याद करनी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्शन, बट वो आपको जब आप इसे रिपीटेडली पढ़ोगे तो वो खुद याद हो जाएगी। आईपीटीजी इज इंपॉर्टेंट। आइसोप्रोपाइल बीटा डी 1 थायोगैलेक्टोपाइरानोसाइड। ठीक है। एलोलैक्टोज इसका एक्चुअल इंड्यूसर है, जो मेटाबोलिक आइसोमर है लैक्टोज का। कौन कन्वर्ट कराता है लैक्टोज को एलोलैक्टोज में, टेल मी। लैक्सिजीन जो इनकोड करती है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आफ्टर दिस, कमिंग टू द मेन पार्ट हियर, लैक ओपेरॉन। ना लैक ओपेरॉन में भी अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, लैक आइजीन अगेन वो तो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन दिखाने में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लैक्टोज है नहीं है, इट डजेंट मैटर, वो तो बनाएगा। उसने क्या बना दिया, रिप्रेसर बना दिया, एक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन है। बिकॉज लैकोप्रोन क्या है, एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। लैकोप्रोन एक इंड्यूसिबल ओपरॉन है, लैकोप्रोन रिप्रेसिबल नहीं है। अगर लैक्टोज होगा तो ये ओपरॉन ऑन होगा, ऑफ नहीं होगा। तो अगर ये इंड्यूसिबल है तो इसका रिप्रेसर कैसा है, ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड करते ही उसे ब्लॉक करेगा और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। लैक्टोज के एब्सेंट में ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड। बट इफ द केस इज जस्ट ऑल्टरनेट, लैक्टोज हमारा प्रेजेंट है, तो लैक्टोज क्या करेगा, इंड्यूस करेगा प्रोसेस को, इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। इसके बनते ही यहाँ पर जो लैक्टोज है बीटा गैलेक्टोसाइडेज उससे
एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एलोलैक्टोज आके रिप्रेसर से बाइंड करेगा। रिप्रेसर कैसे हो जाएगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव होते ही वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब वो यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगी। होते ही लैक्सिजीन अपनी एंजाइम को कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वही अपनी करेगा परमियस, और यहाँ से ट्रांस एसिटाइलेज। ये मिलके अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। दिस इज द लैकोप्रोन। ना ग्लूकोज का अफेक्ट यहाँ पे आ जाता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम में, हाई ग्लूकोज का लेवल है, तो उससे क्या होगा? एडिनाइलिल साइक्लेस, साइक्लिक कैंप की जो एक्टिविटी है, साइक्लिक एएमपी की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, उसका लेवल ड्रॉप कर जाएगा। उसका लेवल ड्रॉप करते ही कैप कैंप की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, बिकॉज जब तक साइक्लिक एएमपी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा वो? तो जो कैप है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, वो डीएनए साइड से बाइंड नहीं कर पाएगा, ना कैंप बनेगा, उसका लेवल गिर गया तो कॉम्प्लेक्स का लेवल गिर जाएगा। उसका लेवल गिरते ही ट्रांसक्रिप्शन कमजोर हो जाएगी। इवन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, रिप्रेसर रिलीज्ड, रिप्रेसर रिलीज होगा और वो ट्रांसक्रिप्शन को इनएफिशिएंटली लो रखेगा। ट्रांसक्रिप्शन लो मोड में रहेगी, लो मोड चलेगी तो जरूर, बट बहुत ही लो मोड में, मिनिमम अमाउंट में, और ग्लूकोज को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। बिकॉज ये वैलिड भी है। देखो, लैक्टोज से हम क्या कर रहे हैं? लैक्टोज से हम अल्टीमेटली हम ग्लूकोज ही तो बना रहे हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करके हम ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे हैं एज एनर्जी। और जब हम अपने मीडियम में ऑलरेडी ग्लूकोज मिल रहा है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें कि हम लैक्टोज का ब्रेक डाउन भी करेंगे, हम ग्लूकोज बनाएंगे, हम फिर उसे यूज करेंगे। हम तो डायरेक्ट मिल रहे हैं, हम तो पहले उसे यूज करेंगे, उसके बाद वो लैक्टोज यूटिलाइज होता है। ठीक है ना? कैटाबोलाइट रिप्रेशन, अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो कैंप का लेवल तो हाई होगा। कैंप का लेवल हाई होते ही वो रीडली कैप से बाइंड करेगा, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करके पॉलीमरेज की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। जैसे ही पॉलीमरेज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हाई रेट पे कर करेगी। ठीक है ना? इस ग्राफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है नेट गेट में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि this is the diauxic curve. This is basically diauxic curve. Okay, it is the diauxic curve. It says that अगर एक बैक्टीरिया को, क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में था कि अगर एक बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाए ऐसे मीडियम में जिसमें ग्लूकोज भी है और जिसमें लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है ना, तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि बैक्टीरिया जो है, जो उसका रेगुलेशन है, वो किसे पहले यूटिलाइज करेगा, किस में ग्रोथ करना पसंद करेगा? ग्लूकोज को पहले पूरे यूटिलाइज करेगा ग्रोथ के लिए, या पहले वो लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा? सो ये कैटाबोलाइट प्रिपरेशन पे ही है, तो पहले वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। वही कैप कैंप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ग्लूकोज और लैक्टोज ऐड किए गए अगर मीडियम में, तो पहले ग्लूकोज में ग्रोथ करेगा बैक्टीरिया, ग्लूकोज यूजअप होगा पूरा, उसके बाद लैक्टोज का यूजअप होगा। ठीक है, लैग लॉग एक्सपोनेंशियल फेस, कुछ याद आ रहा है आपको? लैग लॉग, लैग लॉग, ये फेज होते हैं इसमें। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, रिमेम्बर दिस थिंग। दिस इज द डायोक्सिक कर्व। यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज हाई होगा तो कैंप लो होगा, तो कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन लिटिल होगी। नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव कंट्रोल तो ये है कि जो लैक का रिप्रेसर है वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है बाय डिफॉल्ट। इंडक्शन किससे होता है? एलोलैक्टोज से। पॉजिटिव कंट्रोल में है कैप कैंप कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिवली इनहांस करेगा ओनली व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट और कैंप हाई हो। अब यहाँ पे जो है वो करता है ड्यूअल रेगुलेशन। भाई सेल कहता है मैं ना इधर की करूंगा ना मैं इधर, मैं तो दोनों का फायदा उठाऊंगा, मैं ड्यूअली रेगुलेट करूंगा। तो लैक ओपरॉन क्या है? वो दोनों मैकेनिज्म को यूज करता है साइमल्टेनियसली, और इंश्योर करते हैं कि जो जीन्स है वो तभी एक्सप्रेस हो जब नीडेड है।
और मैक्सिमम एफिशिएंसी वो प्रोवाइड करे। ना म्यूटेशंस, म्यूटेशंस पे हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे इसके ग्राफ्स पे एंड एवरीथिंग पे, बिकॉज वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन रीड वंस फ्रॉम द बुक, बट जहां से मेन क्वेश्चन आता है हम वो पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, सो कंस्टिट्यूटिव म्यूटेशन, ये मैंने भी आपको लाकाई के केस में बताया था कि इंड्यूसर की प्रेजेंस एब्सेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब ऑपरॉन कंस्टिट्यूटिवली ऑन रहे। तो इसमें क्या होता है कि लैक ऑपरॉन ऑलवेज ऑन पोजीशन में रहता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसिबल म्यूटेशन में क्या है, वो हमेशा ऑफ मोड में ही रहेगा। अब डोमिनेंट और रिसेसिव म्यूटेशन में क्या आ जाता है कि अगर किसी वाइल्ड टाइप एलील का इंट्रोडक्शन करा दिया गया और उसका इंट्रोडक्शन कराने के बाद जो सेल है, जो बैक्टीरिया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसने अपना नॉर्मल कंट्रोल रिगेन नहीं किया, मतलब जैसा वो पहले अगर इस कंडीशन में था, इसके बाद किसी वाइल्ड टाइप का इंट्रोडक्शन करा दिया, वाइल्ड एलील का, उसके बाद उसने अपना कंट्रोल रिगेन नहीं किया, वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं गया, दैट मीन्स जीन एक्सप्रेस्ड ही नहीं है, तो उससे उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी, दैट इज डोमिनेंट म्यूटेशन। बट अगर वाइल्ड टाइप के इंट्रोडक्शन के बाद भी उसने उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं हुई, उसने वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन को रिगेन कर लिया, दैट मीन्स जीन एक्सप्रेस्ड है, वो अपना काम कर रहा है, फंक्शनेबल है वो जीन प्रॉपर, तो दैट इज रिसेसिव म्यूटेशन, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग। सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग में क्या है कि जीन और डीएनए सीक्वेंस जो है that controls only genes located on the same contiguous piece of DNA. That means ये कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये डीएनए का एक पीस है, यहाँ पे कुछ भी है जो कंट्रोल करना है, जो सही करना है, तो इसे वही कंट्रोल कर सकता है जो इसके ही सेम पीस ऑफ, मतलब इसी के पास प्रेजेंट हो, ना कि इधर कोई दूसरा पीस ऑफ डीएनए है, इधर कोई दूसरा जीन है, इधर कोई दूसरा प्रोटीन है और ये वाला इसे कंट्रोल कर रहा है। ये ऐसे नहीं होगा, दिस इज नॉट सिस एक्टिंग। सिस सेम सेम पीस ऑफ डीएनए पे अगर कंट्रोलिंग हो रही है, यही इसे कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज सिस डोमिनेंट, सिस एक्टिंग। इससे एग्जांपल में आ जाता है लैक ओसी म्यूटेशन। ये सिस डोमिनेंट होते हैं बिकॉज अगर दूसरे सेल में कहीं भी लैक ओ प्लस रीजन प्रेजेंट है, तो वो इसे ओवरकम, इस म्यूटेशन को ओवरकम नहीं कर सकता। अगर वो उसी सेम पीस ऑफ डीएनए पे प्रेजेंट है वो रीजन, तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। टॉकिंग अबाउट ट्रांसएक्टिंग, तो डिफेक्ट तब ओवरकम होता है बाय द जीन्स जो कि डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल पर लोकेटेड होते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको केस बताया था कि डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये अगर इसे कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज ट्रांसएक्टिंग। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लैक आई प्लस जीन, ये लैक आई माइनस जीन की म्यूटेशन को कवर कर सकता है। ये होती है पार्शियल डिप्लॉयड का केस, लैक आई प्लस, लैक ओ प्लस, जेड माइनस, वाई प्लस, ये एक का सीक्वेंस होता है। दूसरे मॉलिक्यूल में जो सीक्वेंस होता है दैट इज लैक आई माइनस, लैक ओ प्लस, लैक जेड प्लस और लैक वाई माइनस। तो इसे आप एक डीएनए मान के चलिए, इसे एक डीएनए मान के चलिए, और सोचिए कि अगर इसको जो है लैक आई प्लस को ये दूसरे डीएनए पे प्रेजेंट लैक आई माइनस ओवरकम कर पा रहा है इसकी म्यूटेशन को, दैट इज इट इज ट्रांसएक्टिंग। दो लैक आई जीन जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक इस क्रोमोसोम पे है, दूसरा इस क्रोमोसोम पे है, और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लैक आई माइनस प्लस को कंट्रोल कर पा रहा है, दैट इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ these are the basic concept। अब यहाँ से जो म्यूटेशन के टाइप्स बनते हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होती है, दैट इज लैक आई माइनस की। पूछा जाता है बेसिकली इनका नेचर कैसा है, ये किस टाइप की म्यूटेशन है, तो लैक आई माइनस की ट्रांस एक्टिंग है फर्स्ट थिंग, डोमिनेंट है, डोमिनेंट, डीएनए बाइंडिंग साइट म्यूटेट हो जाती है तो वापस से वो डीएनए वहां पे बाइंड नहीं कर सकता, डीएनए की बाइंडिंग वहां पे नहीं हो सकती, अपनी पोजीशन रिगेन नहीं करेगा, इसका कंट्रोल रिगेन ही नहीं होगा, तो ट्रांस एक्टिंग, डोमिनेंट एंड कंस्टिट्यूटिव। आफ्टर दिस लैक आई एस, सुपर रिप्रेसर, म्यूटेशन डोमिनेंट होती है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो ट्रांस एक्टिंग, अनइंड्यूसेबल है,
यहाँ पे क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट जो है वो म्यूटेट हो जाती है, तो इंड्यूसर बाइंड ही नहीं कर पाता। जब इंड्यूसर बाइंड ही नहीं करेगा तो लैकोप्रोन ऑफ मोड में ही रहेगा कंटिन्यूअसली। आफ्टर दिस लैक आई माइनस, दिस इज जस्ट लैक आई माइनस, इट्स नॉट डी हियर, इट्स जस्ट लैक आई माइनस। सो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे फंक्शनल नहीं होता, वो काम नहीं करता। ठीक है। और ये जो टाइप होता है, दिस इज रिसेसिव, ट्रांसएक्टिंग एंड कंस्टिट्यूटिव। रिसेसिव है सिर्फ ये, ट्रांसएक्टिंग है और कंस्टिट्यूटिव है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो कंस्टिट्यूटिव भी है और ट्रांसएक्टिंग भी है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस इज नॉट कंस्टिट्यूटिव, दिस इज अनइंड्यूसिबल। लैक ओसी, यहाँ पे क्या होता है कि ये वो उन जीन्स को अफेक्ट करेगा जो सेम डीएनए पे डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट है, उसके नीचे प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो कंस्टिट्यूटिव बट इट इज सिस डोमिनेंट। Like I have given you the example here also, lac OC, lac I plus. These were all the mutations in the lac operon जिन पे question आता है. This page is really very important. यहाँ से direct question पूछे जाते हैं. Now talking about tryptophanoperon, तो tryptophanoperon में here is the promoter region, यहाँ पे होता है ऑपरेटर रीजन, और ये होता है लीडर रीजन जो होता है अराउंड 162 बेस पेयर का। इसमें होता है ये एटीन्यूएटर, लीडर पेप्टाइड और एटीन्यूएटर। इधर हमारे सारे टीआरपी प्रेजेंट होता है, ई डी सी बी ए। अब ये किस एंजाइम के लिए कोड करते हैं, टीआरपी ई करता है एंथ्रानिलेट सिंथेटेज कंपोनेंट 1, ये और ये टीआरपीडी एंथ्रानिलेट सिंथेटेज कंपोनेंट 2। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं गेट में और नेट में, स्पेशली जैम में कभी कभी वो नहीं भी पूछता है, बट गेट और नेट में आते हैं। सो टीआरपीडी एंथ्रानिलेट सिंथेटेज कंपोनेंट 2, पीआरए सिंथेटेज भी कहते हैं इसे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फर्स्ट टू सेकेंड टू। ठीक है, और ये क्या करता है, कॉरिजमेट को एंथ्रानिलेट में कन्वर्ट करता है, वाया ग्लूटामीन आता है यहाँ से, और कॉरिजमेट एंथ्रानिलेट बनाता है। ठीक है, और एंथ्रानिलेट को पीआरए में कन्वर्ट करता है। पीआरए क्या है, फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट। ठीक है, उसके बाद टीआरपीसी कोड करता है पीआरए आइसोमरेज इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये आगे की दो रिएक्शंस को, आगे के दो स्टेप्स को कैटलाइज करता है। ठीक है, और टीआरपी बी इज ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बीटा और टीआरपी ए ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा। ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अल्फा टू बीटा टू, जो इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपको ये नहीं भी याद रहता है, सो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि कौन सा स्टेप कैटलाइज कर रहा है। इनकी फुल फॉर्म नहीं भी याद रहता तो याद आ जाती है बाद में ऑप्शंस देख के, इट डजंट मैटर। बट एंजाइम्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये फर्स्ट कौन कोड कर रहा है, लास्ट वाली कौन कोड कर रहा है, ट्रांस ट्रिप्टोफैन में इंडोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को ट्रिप्टोफैन में, इस स्टेप को कौन सी एंजाइम इनकोड कर रहा है, और इस एंजाइम को कौन सा ट्रिप्टोफैनोपरॉन, कौन सा ट्रिप्टोफैन जीन वो कर रहा है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। ना अगर ट्रिप्टोफैन लो है तो ट्रिप्टोफैन पहले तो कैसा है, रिप्रेसिबल है, इट इज रिप्रेसिबल, ये रिप्रेस करेगा जब भी प्रेजेंट होगा। तो अगर लो है तो रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा, नॉर्मल हमारा प्रोसेस होगा, कॉरिसमेट से ट्रिप्टोफैन बन जाएगा हमारा। बट अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव रिप्रेसर पे बाइंड करके उसे एक्टिव करेगा और उसकी बाइंडिंग कराएगा और ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा। आफ्टर दिस एटीन्यूएशन का प्रोसेस, तो इसमें क्या होता है, रीजन 1 रीजन 2 के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, रीजन 3 4 के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यहाँ पर यू की पूरी पॉलीपेप्टाइड होती है प्रेजेंट। तो अगर ये जिसके साथ वो है 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसी के साथ पेयरिंग हुई है, 3 4 के साथ, ये जो एटीन्यूएशन कराएगा ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करेगा। बट अगर
किसी वजह से 2 3 के साथ पेयरिंग कर लेता है, 2 की 3 के साथ पेयरिंग हो जाती है, तो इससे फॉर्म होता है एंटी टर्मिनेटर। दिस इज एटीन्यूएटर, जो टर्मिनेशन को, प्री मेच्योर ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल कम है तो क्या होता है कि आरएनए पोल जो है, जैसे ही वो ट्रांसक्राइब करना शुरू करता है रीजन 1 को, जैसे ही वो रीजन 1 पे आया और उसने ट्रांसक्राइब करना शुरू किया, राइबोसोम जाके अटैच हो जाता है 5 प्राइम एंड पे ऑफ द 5 प्राइम यूटीआर रीजन, और रीजन 1 को ट्रांसलेट करता है। जब रीजन 1 को ट्रांसक्राइब कर दिया, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब वो रीजन 2 पे पहुंच गया। जैसे वो रीजन 2 पे पहुंचा, पीछे से राइबोसोम आया और इसे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। अब ये तो बिजी हो गया, ये तो बिजी हो गया, राइबोसोम स्टॉल कर जाएगा यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन रीजन 1 पे वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन तो है ही नहीं जिससे वो आगे काम करे। तो बिकॉज राइबोसोम रीजन 1 पे रुक गया है लो ट्रिप्टोफैन लेवल की वजह से, तो रीजन 2 को किसी के साथ तो बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, उसके आगे जो खाली उसे दिखता है रीजन 3, वो उसके साथ जाके बेस पेयरिंग कर लेता है। और एटीन्यूएट, यहाँ पे एटीन्यूएटर कभी बनता ही नहीं है। यहाँ पे जो ब्लॉक है, जो स्टॉपेज है ट्रांसक्रिप्शन की, वो होती ही नहीं है। यहाँ पे फिर कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन चलती है। उसके बाद अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई है, अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई होगा, तो आरएनए पोल ट्रांसक्राइब करेगा डीएनए के रीजन 1 को, राइबोसोम आके इसे ट्रांसलेट करेगा। जब ये ट्रांसक्राइब हो रहा होगा, तो राइबोसोम यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे रीजन 2 को ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, जब रीजन 3 ट्रांसक्राइब हो रहा होगा, तो बिकॉज रीजन 2 पे तो राइबोसोम है, तो रीजन 3 किसके साथ बेस पेयरिंग कर लेता है, वो 4 के साथ बेस पेयरिंग कर लेता है, और यहाँ पे बन जाता है एटीन्यूएटर, जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है। Now this is all for this particular lecture. Operon, we have covered lactose operon, we have covered tryptophan operon. So if you understood it well better, like the video and don't forget to subscribe the channel The Crunch Biochem. We'll meet soon, either tomorrow or on Sunday, with few practice questions on IIT Jam, GATE and NET obviously. Okay, bye.